नमस्कार आप सभी का सभी दर्शकों का नीलम चंद्रा जी के पेज पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हम सभी उपस्थित हुए हैं डॉक्टर अपर्णा प्रधान की पुस्तक, उनका काव्य संग्रह एक खामोश किताब के लोकार्पण के लिए। और इस उपलक्ष्य में हमारे साथ आज उपस्थित हैं डॉक्टर सुनील देवधर जी, जो दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो के सुविख्यात साहित्यकार हैं और कलाकार हैं। हमारे साथ नीलम चंद्रा जी उपस्थित हैं, जो इस पेज की संचालिका हैं, एडब्ल्यूजी की संस्थापक हैं। और भार्गवी रविंद्र मैडम उपस्थित हैं कर्नाटक बेंगलोर से, जो द्विभाषी लेखिका हैं और रिटायर्ड अध्यापिका रही हुई हैं, एजुकेशनिस्ट हैं और बहुमुखी प्रतिभा की धनी हैं। और डॉक्टर अपर्णा प्रधान, आप सभी इनसे भली भांति परिचित हैं। सबसे पहले अपर्णा दी, आपको बहुत बहुत बधाई इस किताब एक खामोश किताब के लिए। और हम सबसे पहले इस किताब का विमोचन करना चाहेंगे, तो हम अपने सभी अतिथियों से अनुरोध करते हैं कि वो किताब कैमरे की तरफ दिखाकर इसका लोकार्पण करें। आप एक खामोश किताब। बहुत बहुत बधाई। और जैसा कि आप इस किताब को देख पा रहे हैं, इसका कवर पेज कितना खूबसूरत बना है, ये अपर्णा दी की ही पेंटिंग है। और आज चूंकि इस किताब का विमोचन हुआ है और जो हमारे साथ उपस्थित अतिथि हैं उनके पास ये किताब मौजूद है और उन्होंने इसको पढ़ी है, तो आप सभी इस पुस्तक की समीक्षा सुनेंगे उनसे, और इसमें से एक कोई कविता भी हमारे सभी विशिष्ट अतिथि सुनाएंगे। तो चूंकि आज नीलम जी की तबीयत थोड़ी सी खराब है, नासाज है, तो मैं सबसे पहले उनको आमंत्रित करूंगी इस पुस्तक की विवेचना करने के लिए और एक कविता सुनाने के लिए। वो सुनाएं, इससे पहले मैं उनका परिचय आप सभी को देना चाहूंगी। नीलम चंद्रा पेशे से इंजीनियर हैं। इन्हें लिखने के बिना जिंदगी अधूरी लगती है। आपके 5 उपन्यास, एक उपन्यासिका, 7 कहानी संग्रह, 34 काव्य संग्रह, 14 बच्चों की पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। आपको विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सुशोभित किया गया है। आपके लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में 3 रिकॉर्ड्स हैं। नीलम को फोर्ब्स मैगजीन द्वारा 2014 के देश के 78 प्रख्यात लेखकों में नामित किया गया है। लिखने के अलावा इन्हें भ्रमण करना, एक्टिंग, एंकरिंग और खूब हंसने का शौक है। बहुत सारे पुरस्कार हैं जिनकी यहाँ पर विस्तृत व्याख्या नहीं की गई है और नाम भी नहीं लिया गया है, और इतनी लंबी लिस्ट है पुरस्कारों की। किताबों की भी लंबी लिस्ट है। जो मैंने किताबें पढ़ी, हो सकता है इसमें इजाफा हो चुका हो 2-3 किताबों का, क्योंकि ये 1 महीने पहले पुराना परिचय है नीलम जी का जो मेरे पास लिखा हुआ है। और बहुत बहुत स्वागत है नीलम। हम सुनना चाहेंगे आपसे एक खामोश किताब के बारे में। सबसे पहले तो मुझे इसका नाम ही बहुत खास लगा, एक खामोश किताब। तो ये किताब खामोश क्यों है भला? ये विचार मन में आया। फिर जब मैंने इसकी सब कविताएं पढ़ी, जिसपे बड़े प्यार से अपर्णा दी ने सब प्रेम भेंट लिख के मुझे दिया हुआ है, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मुझे समझ आया कि ये सारी जो अपर्णा दी हैं उनकी जो मन में एक थीम है जो कि काफी यानी वो कहते हैं ना कि खुद के बैठी हुई है उनके दिल में, वो है औरत, महिला, वुमन। तो उसी से रिलेटेड ये कविताएं हैं। और चूंकि अक्सर स्त्री खामोश रहती है, तो स्त्री पे लिखी हुई किताब भी खामोश है, ऐसा मुझे कुछ आभास हुआ। हो सकता है मैं गलत हूं, बट ये तो अपर्णा दी ही बता पाएंगी कि क्यों उन्होंने ये शीर्षक चुना। पर ये मेरे मन की बात है। और कवर पेज तो एज यूजुअल बहुत अच्छा है। अगर इसकी एक एक चीज पे गौर किया जाए तो एक स्त्री है जो कि बहुत खुश नहीं लग रही है, सच में खामोश लग रही है।
और परंतु ये इतनी दुखी भी नहीं है, क्योंकि आसपास उसके कलियां हैं और वो उसके मन से जो विचार उड़ रहे हैं वो ये जो परिंदे हैं वो हैं। तो यानी वो खुश होना चाहती है, बस शायद उसके मन में एक झिझक है कि मैं आगे कैसे बढ़ूं। तो इस विषय पर पूरी पुस्तक लिखना बहुत बड़ी बात है और इसमें काफी कविताएं हैं। तो और हर कविता में कुछ नयापन है। इसमें 64 कविताएं हैं, तो हर कविता में कुछ नयापन है। और बहुत कविताएं मुझे बहुत अच्छी लगी, परंतु एक छोटी सी कविता यहाँ पढ़ना चाहूंगी समीक्षा के तौर पे, जो कि बताती है कि इस किताब में क्या है। नारी की प्रकृति। नारी की प्रकृति जल समान, कभी बर्फ सी खामोश, कभी पानी सी बहती, कभी भाप सी उड़ती, मौन संवाद करती, बुलबुले जगाती, मन को भिगोती, हर सांचे में ढल जाती, नारी की यही कहानी। तो इसकी जो एक एक लाइन है, ये जो छोटी सी कविता मैंने पढ़ी कि उसकी प्रकृति जल समान, इसमें कई कविताएं हैं। कभी बर्फ सी खामोश, खामोश तो ये किताब ही है। कभी पानी सी बहती, बहने के ऊपर भी बहुत कुछ है। कभी भाप सी उड़ती, उड़ने पे भी बहुत कुछ है। मौन संवाद, तो संवाद और मौन दोनों शब्दों पे बहुत कुछ है। और बुलबुले जगाती, बुलबुले कविता के रूप में जगह है इस किताब में। मन को भिगोती, जी हाँ, बहुत कविताएं बहुत मार्मिक है। और हंस सांचे में ढल जाती। तो ये इसी तरह की पूरी पुस्तक है। और एक कविता है तोड़ डालो चक्रव्यूह, तो उसका जो अंतिम पैरा है, स्टेंजा है, वो मैं पढ़ना चाहूंगी। तोड़ डालो अपने चारों ओर रचा चक्रव्यूह, बंद करो घुट घुट कर जीना, छोड़ दो दुख की व्यथा, कविताओं में रचना, अब मोमबत्तियां नहीं भीतर की ज्वाला जलाओ। ये दो लाइन मुझे बहुत पसंद आई। अब मोमबत्तियां नहीं भीतर की ज्वाला जलाओ, दुर्गा काली बनकर दुराचारी की बलि चढ़ाओ। तो बहुत अच्छा ख्याल है और बहुत अच्छी ये पुस्तक है। सबसे आग्रह है कि आप भी जरूर पढ़ें इसे, अगर अभी तक नहीं पढ़ा है तो। और मैं कुछ एक लीक से हटकर जो कविता है वो यहाँ पढ़ना चाहूंगी, क्योंकि ऐसी कविताएं लिखने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए होती है और हर कोई अमृता प्रीतम नहीं होता। तो जो है ये कविता मैं यहाँ पेश करना चाहूंगी। तो ये यानी इसमें टाइटल तो है इसका शादीशुदा स्त्री की दोस्ती, पर ये टाइटल जो है उससे बहुत कुछ बढ़ के है इस कविता में। इस कविता में वही खामोश उसके अंदर चल रहे अंतर्द्वंद की कहानी है। तो पेश है कविता। शादीशुदा स्त्री रिश्ते में जब घुटन महसूस करती है, अपनेपन के लिए तरसती है, जिम्मेदारियों के बोझ तले दबाव झेलती है, बंदिशों के दायरे में पड़े जज्बात, मन में छुपी व्यथाओं को सालों भीतर समेटे रहती है, फिर जाने अनजाने पर पुरुष से दोस्ती कर बैठती है। उसके बाद मन में चल रहे द्वंद्व का सामना रोज करती है। जानती है परिवार घोर निंदा करेगा, अनेक लांछन लगाएगा, समाज स्वीकृति नहीं देगा, बदचलन कहेगा, कलंकिनी उल्टा शब्दों से वार करेगा। वो ये भी जानती है नजरों से गिरी औरत वैसी ही होती है जैसे शरीर से झड़े केश और नाखून, लेकिन फिर भी आगे बढ़ती है, क्योंकि कुछ पल के लिए मन हल्का करना चाहती है, हंसना चाहती है, थोड़ा खिलखिलाना चाहती है, जिम्मेदारी भूलकर सालों से मन में छुपे एहसास
बांटना चाहती है, कुछ पल अपने हिसाब से जीना चाहती है, कुछ पल अपने हिसाब से जीना चाहती है। तो भले शीर्षक कुछ और हो, कविता ये कह रही है कि शायद एक स्त्री के मन को समझने वाला कोई होता नहीं है। अक्सर उसका परिवार उसको जिम्मेदारियों के बोझ में अ, डाल देता है, फिर वही सबका सोचते रह जाती है। उसके मन पे क्या गुजर रही है वो अक्सर लोग नहीं सोचते। तो उसको जो भी एक कंधा मिलता है उससे अपनी बातें करने लगती है। जरूरी नहीं कि वो प्रेमी हो, एक दोस्त भी हो सकता है। तो वो पुरुष हो या महिला हो, एक दोस्त की आवश्यकता सबको होती है। और अगर उसके परिवार में ऐसा कोई दोस्त मिल जाए तो शायद वो वहीं खुश हो जाए, वहीं कोई कदम आगे ना बढ़ाए। तो जो है ये कविता बहुत गहरी है और इसलिए मैंने इस कविता को यहाँ पेश किया। आशा है मैंने इस पुस्तक के साथ अपनी सारी बातें कही हैं और कोई गलत बात नहीं कही है, और मैंने सही समझा है। और माननीय सुनील देवधर जी हमारे सीनियर हैं और उनसे बहुत कुछ सीखने मिलता है, तो उनको धन्यवाद देती हूँ। भार्गवी जी को धन्यवाद देती हूँ। रेनू को इतनी अच्छी होस्ट होने के लिए धन्यवाद देती हूँ। और अपर्णा दी को ढेर सारा प्यार इतनी सुंदर पुस्तक प्रकाशित करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद नीलम, बहुत बहुत। और जो समीक्षा करी और जो कविता पढ़ी है वो सच में अक्सर देखने में ऐसा आता है कि इंसान अपने मन की बात नहीं हल्की कर सकता और समाज उसको गलत भी ले जाता है। तो कहीं ना कहीं तो हर इंसान को एक आउटलेट चाहिए होता है। और ये मैंने निजी जिंदगी में अपने चारों तरफ जो जो चीजें देखती रही हूँ उसी को मैंने इस किताब में लिखा है। चुप रहती है लेकिन आंखों से भी बोलती है और बगैर शब्दों के भी बोलती है। अल्फाजों से भरपूर रहती है लेकिन बोलती जरूर है नारी, लेकिन खामोश है। इसीलिए मैंने इस किताब का जो शीर्षक रखा, एक खामोश किताब रखा। बहुत बहुत धन्यवाद नीलम तुम्हारे आने का। तबीयत नहीं ठीक होने के बावजूद भी यहाँ पर आई, ये मेरे लिए बहुत बहुत खुशी की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबसे माफी चाहूंगी और फिर किसी कार्यक्रम में जुड़ेंगे। अभी के लिए अलविदा। अलविदा नीलम, और विशिंग यू स्पीडी रिकवरी, गुड हेल्थ। जल्दी से ठीक हो और अपना ध्यान रखो। थैंक यू। तो और आपने बहुत अच्छी समीक्षा दी अभी नीलम जी ने इस किताब की, एक खामोश किताब, जिसमें अपर्णा जी ने लिखा भी है एक कविता जिसमें उन्होंने एक चाबी की बात की है कि किस तरीके से नारी को कैद किया है, उसको चौखट से लांघने नहीं दिया, वहां ताला लगाया, दरवाजों पे ताला लगाया, उसके वो मुंह पे ताला लगाया कि वो बोल ना सके, तो वो आंखों से बोली और किस तरीके से उसको कैद करने की कोशिश की, उसके पैरों पे को बांधा गया और अंत में वो कैसे वो खुद ही अपनी चाबी बनी और उसने अपने अपने को मुक्त किया और खुद ही अपनी कविता रच के अपने को आसमान में स्वच्छंद उड़ने के लिए आतुर किया। तो वही शायद ये किताब है जो चाबी है उस महिला की, और जो जिसने अपनी खामोशी तोड़ी है और कविताओं के माध्यम से अपने को मुखर किया है और अपने मन की बात कही है। मैं अब अपर्णा दी को आमंत्रित करूंगी इस किताब को के बारे में बताने के लिए कि कैसे ये मन में आया इस किताब को लिखने का। वैसे नारी पे इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हुई हैं और इनका ये मनपसंद विषय है। और पहले भी एक किताब आपने लिखी थी जो हम शायद मैंने ही उसका लोकार्पण किया था और उसको बहुत पुरस्कृत भी हुई थी वह किताब। तो बहुत समय ना लेते हुए मैं आमंत्रित करती हूँ अपर्णा दी को, और इसके पहले मैं उनका परिचय आप सबके सामने पढ़ना चाहूंगी। डॉक्टर अपर्णा प्रधान द्विभाषी लेखिका, कवित्री, चित्रकार और मंच संचालिका हैं। आपकी 8 प्रकाशित पुस्तकें हैं, 6 काव्य संग्रह, 1 अंजलि खुशबू, नारीत्व का अस्तित्व, हम, मैं और तुम, नारी अस्मिता, मन का आसमान, एक खामोश किताब और 2 कहानी संग्रह, त्रिआयामी और घुमक्कड़ों की डायरी, जो जिसमें मैं भी हूँ अनूप जलान जी के साथ।
ओम गंग गणपते नमः साझा संकलन का गद्य भाग लिखा है और पुस्तक के आवरण पृष्ठ पर इनका बनाया चित्र सुशोभित है। आपके 60 साझा काव्य संग्रह, कविताएं और कहानियां प्रकाशित हैं। आपके लेख राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार पत्र, पत्रिकाओं, जर्नल में प्रकाशित हैं। 2018 में पर्यावरण बचाने की जागरूकता के लिए आपकी लिखी कविता मेरी आवाज सुनो को गोवा सरकार ने बड़े-बड़े पोस्टर पर छपवाकर सार्वजनिक स्थानों पर लगवाया। आप 48 राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय चित्रकारी प्रदर्शनी का हिस्सा रही हैं। आपके बनाए कई चित्र गोवा के राजभवन की दीवारों की शोभा बढ़ा रहे हैं। देश-विदेश में आपके बनाए चित्र घरों की दीवारों पर सजे हुए हैं। पुरस्कार और सम्मान साहित्य और चित्रकारी के क्षेत्र में आपको अनेक पुरस्कार और सम्मान मिले हैं, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं। रवींद्रनाथ टैगोर अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर 2024, पैनोरमा गोल्डन बुक अवार्ड्स नारी अस्मिता को मिला। ऑर्किड वुमेन अचीवर्स ऑफ गोवा अवार्ड 2024, सावित्री बाई दादा साहेब फाल्के अवार्ड वुमेन अचीवर्स अवार्ड 2023 और भी अनेक अवार्ड आपको मिले हुए हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है अपर्णा दी, और हम सुनना चाहेंगे कि कैसे इस किताब। बहुत बहुत धन्यवाद रेनू। और मैं सभी दर्शकों को ये बताना चाहूंगी कि एक खामोश किताब का मैंने लोकार्पण आज इसलिए रखा है क्योंकि आज मेरे पापा का जन्मदिन भी है। वो मेरे साथ में मेरे साथ में है, मेरी सांसों में है और मुझे ऊपर से आशीर्वाद दे रहे हैं। पहली बार कलम उन्हीं ने मुझे पकड़ाई थी और लिखने का भी सफ़र उन्होंने ही शुरू कराया था। कविताओं को बचपन से कविता और कहानियाँ, पहले मैं कहानियाँ ज़्यादा लिखती थी, लिखवाने का भी श्रेय उनको और मेरी मम्मी दोनों लोगों को जाता है। तो इसलिए मैंने आज का दिन इस किताब के विमोचन के लिए चूज़ किया था। और जो मैंने इसमें लिखे हैं अपने भाव, ये मेरे भाव आज के नहीं हैं, ये हम लोग मेरे शादी से पहले जब हम लोग घर में कोई भी डिस्कशन करते थे, तो मेरे पापा को ये जो समाज में चीज़ें गलत-सलत चलती रहती थी, जैसे दहेज प्रथा है या किसी विधवा के बारे में उसको शुभ जगह पे नहीं आने देते थे कि ये विधवा है। वो सब चीज़ें हमारे घर में जब भी डिस्कस होती थी, तो मुझे भी लगता था कि हाँ, ये बहुत गलत बात है और मेरे पापा उस चीज़ों के बहुत खिलाफ थे। जो प्रथाएँ चली आ रही हैं, जो लगता है कि नहीं होनी चाहिए। तो इसीलिए मैंने अपनी नारी के ऊपर ये तीसरी किताब है और इसमें मैंने आखिर क्यों शीर्षक के अंतर्गत भी मैंने काफ़ी लिखा है कि जैसे एक विधवा औरत को खंडित कलश मानते हैं, मतलब खंडित कलश पूजा के स्थान पे नहीं रख सकते, किसी शुभ कार्य में नहीं रख सकते, उसी तरह से एक विधवा को भी करते हैं हम। तो जो भी नारी को देखकर मेरे मन में विचार आते थे, ये आज से नहीं आ रहे, ये बहुत पहले से ये सब चीज़ें चलती रहती थी दिमाग में। और फिर जैसे-जैसे आप उम्र के दौर से गुज़रते हैं, आस-पास में देखते हैं, तो आपको लगता है कि हाँ, ये बात सही है, औरत ये सब अत्याचार हो रहा है या उसके विभिन्न पहलू जब आप देखते हैं तो आपको लगता है कि उसमें सशक्त रूप भी एक है, जो कि वो अपनी आकांक्षाओं को छुपा रहा है लेकिन चाहता है आगे बढ़ना। इसीलिए जैसा नीलम ने बोला इस किताब में जो मैंने परिंदे उड़ते हुए दिखाए हैं, तो वो हर औरत का मन होता है वो परिंदे समान उड़ सके, अपने मन की बात कह सके, लेकिन काफ़ी जगहों पे ऐसा होता है इंसान नहीं बोल पाता है। नारी वैसे तो कहते हैं बहुत छोटा-सा शब्द है, लेकिन इसकी महिमा अपरंपार है। नारी से ही संपूर्ण संसार है, मेरा ये मानना है। और उसकी गरिमा का वर्णन जो है वो चंद शब्द नहीं कर सकते हैं। और नारी जीवन की अनुभूतियों के विभिन्न पहलू, स्त्री मन के रंग-बिरंगे भाव, उसकी सुंदरता, ओजस्वी स्वरूप, मन में छुपी आकांक्षा, प्रेम की लालसा, उल्लास, ममता, ये सब चीज़ें जब मैं देखती हूँ, ये मुझे प्रोत्साहित करते हैं कुछ लिखने के लिए नारी के बारे में। और मेरी अनेक रचनाएँ ऐसी अगर आप मध्य वर्गीय परिवार की साधारण स्त्री को जीवन व्यतीत करते देखेंगे, तो आप ये कविताओं को वहाँ बड़े आराम से कनेक्ट कर सकेंगे। वो खुले
वो चाहती है कुछ करना लेकिन फिर भी नहीं कर पाती है। फिर नारी पर हो रहे अत्याचार, शोषण, इन सब चीज़ों से भी मुझे बहुत विचलित करती हैं ये चीज़ें। और जब इंसान का प्रताड़ित, शोषित नारी की छवि मस्तिष्क में हलचल जब मचाती है, तो फिर वो बाद में पन्नों पर ही उतर आती है। और दूसरा ये है कि आधुनिक नारी को जब मैं प्रगति करते देखती हूँ, तो मन बहुत खुश होता है और फिर मेरी कलम चल पड़ती है कि देखो, वो आज़ाद परिंदे सी उड़ भी रही है, कुछ कर रही है, अपना नाम कमा रही है, अपने परिवार का नाम कमा रही है। और एक बात मैं कहना चाहूँगी, जैसे लोग कहते हैं ना कि लड़का और लड़की के बीच में भेदभाव मानते हैं, बहुत गलत बात है। नारी जो है, वो 2 परिवारों को रोशन करती है। अपना मायका भी, अपना ससुराल भी। तो इसलिए नारी के प्रति जो ख़्याल हैं लोगों के, वो बदलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और मुझे उम्मीद है कि जैसे सभी लोग करते रहेंगे इस तरह की बातें और धीरे-धीरे करके समाज में बदलाव आ रहा है और आएगा भी। आर्थिक रूप से भी काफ़ी हद तक नारी स्वतंत्र हो रही है। लेकिन मैं देख रही हूँ आजकल जो लेट एज में लड़कियां शादी करती हैं या फिर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाती हैं, तो फिर वो एक कहते हैं ना जो कोमल टहनी है वो थोड़ा फिर भी झुक जाती है, मजबूत नहीं, जो मजबूत टहनी होती है उसको झुकाना मुश्किल हो जाता है। तो कहीं कहीं पे मुझे लगता है कि हर नारी को थोड़ा सा जो ज्यादा एकदम भावपूर्ण हो जाती है कि नहीं हम सही हैं, वो नहीं करना चाहिए। आजकल जो बहुत डिवोर्स के केसेस हो रहे हैं, उसमें मैं ये नहीं कहती कि नारी की गलती है, लेकिन दोनों तरफ की गलती होने के साथ-साथ थोड़ा-सा एक समझौता होना बहुत ज़रूरी है। तो नारी से जुड़े जितने भी आयाम हैं, मुझे नारी के हर रूप में एक ना एक कविता दिखाई पड़ती है और फिर वो पन्नों पे उतर पड़ती है। तो जैसा कि इस किताब का शीर्षक है, स्त्री एक खामोश किताब। तो उसके ऊपर मैं चंद लाइनें कविता तो काफ़ी लंबी है, लेकिन मैं इसके बारे में पढ़ती हूँ। स्त्री एक खामोश किताब, अल्फाज़ों से भरपूर मगर मौन, भाव से संपन्न लेकिन वाणी रहित। उसका हर पन्ना बोलता है, उसका हर पन्ना बोलता है, पन्ने पलटने से समझ नहीं आते, हर पन्ना पढ़ना पड़ता है। एक पन्ने पर लाचारी, दूसरे पर खुददारी, एक पन्ने पर शोषित नारी, दूसरे पर सशक्त दुर्गा। कहीं नफरत का शिकार, कहीं प्रेम से मालामाल, कहीं घोर निराशा, तो कहीं दमकते सूरज सी आशा। और अंत में कुछ लाइनें पढ़ के सुनाती हूँ क्योंकि कविता लंबी है। कहीं दुख में डूबी आहें, कहीं पीड़ा छुपाती आंखें, कहीं जज्बातों से भीगे पन्ने, कहीं बिखरी बेजान सांसें। सूख नहीं पाते ये गीले पन्ने, सूख नहीं पाते ये गीले पन्ने किसी भी धूप से, आंखों में छुपे सैलाब से फिर नम हो जाते हैं। कुछ पन्ने कोरे भी मिलते हैं, कुछ पन्ने कोरे भी मिलते हैं, कोरे पन्नों में तन्हाई रोती है, जो लिखे पन्नों से ज्यादा शोर मचाती है। तो वाह! ये एक शीर्षक कविता थी। और जैसा रेनू ने चाबियों वाली कविता के बारे में कहा, तो चंद लाइनें उसकी मैं पढ़ के सुनाती हूँ। हुँ, हुँ। स्त्री ने आजादी चाही, तुमने कोठरी में कैद कर ताला लगा दिया। चौखट लांगनी चाही, तुमने घर के द्वार पर ताला लगा दिया। बोलना चाहा, तुमने होठ को सीकर मुख पर ताला लगाया। आसमान की ऊंचाई छूनी चाही, तुमने पैरों की सांकल में ताला लगाया। स्त्री ने उड़ना चाहा, स्त्री ने उड़ना चाहा, तुमने पंख कतरे डिब्बे में डालकर ताला लगा दिया। अनेकों ताले लगाकर तुमने सबकी चाबियां छुपा दी, मगर तुम ये भूल गए, कोई भी ताला उसके साहस और जुनून को बांध नहीं सकता। सृजनशील होती है हर नारी,
तालों की चाबी जब नहीं मिली, वह खुद ही बन गई हर ताले की चाबी। क्या बात है। तुम्हारे लगाए हर ताले को खोलने लगी, तुमने पैरों में सांकल डाली, वो ख्वाबों के सहारे चलने लगी। तुमने होठों को सिला, वो आंखों से बोलने लगी। अब वो दिन दूर नहीं जब हर ताले को खोलकर स्त्री आजाद होगी, चौखट लांग कर अपने मन की करेगी और सफलता का ताज पहनेगी। तो ये क्या मेरी बढ़िया। कविता थी चाबियों के ऊपर, और मैं यही आशा करती हूँ कि हर नारी अपने अंदर की शक्ति का एहसास करे और आगे बढ़े। तो अब इसके साथ में रेनू का थोड़ा-सा नेटवर्क का लगता है प्रॉब्लम है, तो मैं अब मैं आ गई हूँ और मैं सुन रही हूँ आपको। प्लेबैक में हो। बहुत-बहुत धन्यवाद। हाँ, तो रेनू, तो ये मैंने अपनी एक किताब से के बारे में कुछ-कुछ शब्द बोले और कविता पढ़ के सुनाई। बहुत अच्छा लिखा है आपने और सभी कविताएं एक से बढ़कर एक है। नारी मन के हर आयाम को आपने बयां किया है इस किताब में। और कविताएं पढ़ के आपकी इस किताब की कोई भी पढ़ेगा तो थोड़ा सा जोश में भर जाएगा और किसी भी भाव में होगा तो उसे आगे कुछ और करने की हिम्मत जरूर मिलेगी और वो कुछ आगे कर पाएगा। तो धन्यवाद अब रेनू। मैं बुलाना चाहूंगी भार्गवी रविंद्र मैडम को और इनका परिचय मैं अपने दर्शकों को देना चाहूंगी। मैडम भार्गवी बाइलिंगुअल पोएट है, द्विभाषी कवित्री हैं, लेखिका हैं, 20 साल से का अनुभव है आपके पास, शिक्षिका रही हैं और पैशनेट रीडर हैं, राइटर हैं। और आपकी किताब बचपन काश कहीं ठहर जाता कविताओं की किताब प्रकाशित है और दूसरे गूंजे हमारी भारती, अमर उजाला, हेलो पोएट्री और कई लिटरेरी मैगजीन्स में आपकी कविताएं छप चुकी हैं। अब 12 से अधिक एंथोलॉजीज का हिस्सा रह चुकी हैं और आपकी एक गजल नज्म की किताब विरासत नाम से प्रकाशन की प्रक्रिया में है, जो शीघ्र ही आपके सामने आएगी। बहुत स्वागत है भार्गवी मैम और हम जानना चाहेंगे आपको ये किताब कैसी लगी और इसमें से आप कौन सी कविता हम लोगों को सुनाने वाली हैं। बहुत स्वागत है मैम। बहुत आभार रेणु जी, आपने इतना परिचय दिया हमारा और आप लोगों से जुड़ने का मौका मिला। और अपर्णा की तो शायद किताब से पहले से मेरी जान पहचान है, बिना देखे फेसबुक के द्वारा काफी घनिष्ठता हो गई है, तो उन्होंने जब रिक्वेस्ट किया तो मना नहीं कर पाए हम। और एक ये पुस्तक भी ऐसी है कि एक खामोश किताब में बोलने के लिए बहुत कुछ है, लोगों को पढ़ने वालों के लिए एक पुस्तक खामोश जरूर है, पर उसको पढ़ के उसकी प्रतिक्रिया देने के लिए काफी कुछ उन्होंने सामने रखा हमारे लिए। और सबसे पहले अपर्णा को बधाई मेरी तरफ से, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ऐसी काफी सारी अब खामोश किताब के साथ बोलती किताबें भी लिखते जाएंगे ऐसी उम्मीद है मुझे, क्योंकि सबसे पहले आपके काव्य संग्रह का शीर्षक से ने मेरा ध्यान आकर्षित किया। क्योंकि कहते हैं कि जो मन में जो बातें होती हैं, जो हम कुछ नहीं कह पाते, वो अल्फाज कह देते हैं और उन अल्फाजों को हम किताब में उतारते हैं तो किताबें बोलती हैं। पर यहाँ उसके विपरीत ये अल्फाज उसमें उतरकर एक खामोश, एक वेदना का रूप लेते हैं। तो वो मुझे लगा कि किताब में रहकर भी और किताब में बसकर भी, शब्दों के द्वारा, अल्फाजों के द्वारा लोगों तक के पहुंच कर भी अपनी बात कही भी और फिर भी खामोशी से अपना दर्द बयां किया। तो ये एक खासियत है। और ये नाम, जैसे मैंने कहा ना कि किताबें मुझे तो हमेशा लगती है कि एक खुली किताब है जिंदगी, जिसको हम चाहे तो पढ़ भी सकते हैं, पर उसके बावजूद उन्होंने उसका शीर्षक खामोश किताब रखा। और दूसरी बात जो मुझे लगी कि हमेशा आदिकाल से चला आ रहा कि स्त्रियां बहुत बोलती हैं, उनके मन में, उनके पेट में कोई बात पचती नहीं है। तो ऐसे समाज में, ऐसे वर्ग में जहाँ नारी को ये माना जाता है कि ये बहुत ज्यादा बोलती हैं और जरूरत से ज्यादा, और जहाँ नहीं चाहिए रहता बोलती हैं, तो ऐसे समय में आपने नारी की खामोशी को जो पढ़कर, कहते हैं ना बिटवीन द लाइंस, जो उनकी खामोशी, उनकी बोलचाल में भी एक खामोशी रहती है, वो अपने बारे में कम और दूसरे लोग के बारे में ज्यादा बोलती हैं। तो उस खामोशी को आपने जो महसूस किया
ये मुझे अच्छा लगा कि एक नारी के लिए, एक नारी होकर आपने जो समझा और नारी की बातों में उसकी खामोशी को जो पढ़ा आपने, जो कहकर भी जो नहीं कहती है, वो एक नारी होती है। बहुत कुछ कह के भी कुछ ना कहना है, वो नारी की अपनी एक निजी एक कहते हाँ, एक गुण होता है कि लोग पढ़ने वाले पढ़ लेते हैं, समझने वाले समझ लेते हैं, और पढ़ के अनदेखा करने वाले लोगों का ये समाज है, जो पढ़कर भी जानकर भी उसको ऐसे लाइक अछूता सा निकल जाते हैं। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये बातें जो तो उस किताब को खामोश किताब, एक तो किताब बोलती है और नारी बोलते, उसके बावजूद आपने साहस किया कि खामोश किताब लिखने का। तो ये आपके अंदर की जोश को बताता है कि किस तरह से आपने उसको महसूस किया। और किताब की खुलती ही परिचय के आपके चरित्र की दृढ़ता, कि आपने जो ठान लिया कि मुझे नारी को सशक्त करना है, उसके बारे में लिखना है, वो आपके चरित्र को बताती है। हालांकि कहते हैं कि कवि का मन बड़ा कोमल होता है, पर कई बार उस कोमलता में जो दृढ़ता छुपी रहती है, वो शायद एक कवि दूसरे कवि में पहचान पाता है। लोग शायद न भी पहचाने। वो कहते हैं ना, कवि का हमेशा मन बड़ा भावुक होता है, कोमल होता है, सेंसिटिव, इमोशनल, पता नहीं कितनी सारी बातें कह देते हैं वो। पर वास्तव में कवि का मन कोमल होने के बावजूद उसमें एक दृढ़ता होती है, एक सक्षम होती है, सशक्त होती है, कि वो अपनी बात को कह सके, समझा सके। तो आपकी कविता आशावादी लगी मुझे, कि एक भविष्य का एक सुंदर रूप प्रस्तुत करती है, समाज की बेड़ियों को काटने का, लोगों को जागृत करने का। और आज की महिला तो खैर काफी जागरूक है, पहले जमाने के हिसाब से देखा जाए तो उनको एक समाज के दायरे में उनकी जागरूकता, कि कोई भी चीज समाज के बाहर की जाए तो वो अच्छी परिचायक नहीं होती नारी। तो समाज के दायरे में रहकर आपने जो एक शिष्ट भाषा में सौंदर्य और उसमें जो शिष्टता आपने लाई है, हालांकि आपने कई अवगुणों को प्रस्तुत किया, पर भाषा में आपकी शिष्टता नहीं गई। भाषा में आपने कहीं भी ओछापन नहीं दिखाया। नारी की जो दुख है उसको बहुत सशक्त आपने दिखाया, और भाषा की जो सभ्यता है, सीमा है, आप वो मुझे बहुत आकर्षित किया, कि किसी भी चीज को आप बहुत अच्छे रूप में, उसके लिए नीचे गिरने की जरूरत नहीं है, आप उसका ओछापन दिखाने की जरूरत नहीं है। जैसे औरत एक चीज आखिर क्यों, इसमें भी आपने एक चैलेंज किया है कि आखिर क्यों लोग औरत को एक चीज के रूप में देखते हैं, पर उसमें कहीं भी भाषा का दुर्व्यवहार नहीं हुआ है। एक चीज के साथ आपने उसको जोड़ा है, परंतु एक सभ्यता और कहते हैं ना, शिष्टता की मर्यादा रखी है। तो नारी को आपने एक बहुत अपनी कविता से एक ऊंचा दर्जा दिया है, और अपने चारों ओर एक रचा चक्रव्यूह बनकर घुट घुट कर जीना, छोड़ दो दुख की व्यथा कथाओं में। तो ये सब चीजें जो है मनुष्य को आगे बढ़ने के लिए, अंदर के उसके जो आक्रोश को दबा कर भी जो ज्वलंत होती है, वो आपने प्रस्तुत किया है। तो इच्छा मेरी अपने आप में जीवन में कुछ करने की इच्छा को आपने प्रेरित किया है। तो नारी कई बार चाहती है पर नहीं कर पाती है, तो उसको आपने एक प्रोत्साहन के रूप में, तो मुझे ये कविताएं आपकी बड़ी आशावादी लगी, सकारात्मक लगी, और मुझे और उसमें भाषा की जो शिष्टता है वो मुझे बहुत अंदर से छू गई। कि कई बार जो साहित्य है उसका हम विभिन्न रूप देखते हैं, पर साहित्य में शिष्टता का होना बहुत ज्यादा मायने रखता है। तो ये मुझे खास करके लगा, और मैंने आज जो अपने लिए पढ़ने के लिए जो मैंने कविता चुनी है, तो वो है तो ये मेरी समीक्षा तो जो मुझे लगी, पर ये जो बंदिश के दायरे आखिर क्यों, ये मैंने इसलिए चुना कि मुझे हमेशा लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बंदिशें रहती हैं। हम कुछ बंदिशों को तोड़ना चाहते हैं और कुछ में जकड़े रहते हैं। तो कुछ बंदिशों के दायरे, ये दायरे कौन तय करता है, ये सीमाएं कौन बांधता है, लक्ष्मण रेखा कौन खींचता है। तो इसके लिए जो आपने ये जो लिखा है
वो मुझे एक प्रोत्साहन के रूप में, मुझे प्रेरणा के रूप में प्रतीत हुए। तो इसलिए मैंने इस कविता को चुना है और वो मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगी। बंदिशों के दायरे आखिर क्यों, जोर से मत हंसो, ऊंची आवाज में बात मत करो, आंखें नीची रखो, देहरी मत लांघो, ढंग के कपड़े पहनो, इत्यादि इत्यादि। प्रतिबंध के दायरे में हमें बड़ा किया जाता है, क्यों बंदिशों के दायरे में हमें बांधा जाता है। कितना यथार्थ है ये, हम सब ने देखा भी है, महसूस भी किया और हो भी रहा है। शायद हमारे और आपके समाज में उतना नहीं है, पर जो अभी भी अछूते गांव है, ऐसे कई जगह है जो इन सब चीजें नजर आती हैं। सड़क पर अनजान निगाहें, ये तो बहुत ही दिल को छूती है। बड़ी मर्मात्मक पंक्तियां हैं अपर्णा जी, बधाई इतनी सुंदर पंक्तियों को इतना सुंदर चित्रीकरण करना। और मैंने जो कहा भाषा की शिष्टता, ये जो आपने रखा है, वो सड़क पर अनजान निगाहें देह पर जब फिसलती हैं, हमें ही दोषी समझा जाता है। कोई हम पर जब कटाक्ष करे, पहने हुए कपड़ों पर दोष लगाया जाता है, क्यों हमें ही गलत ठहराया जाता है। घर पर वापस आओ तब प्रश्नों की झड़ी लग जाती, कहाँ गए, क्यों गए, कैसे गए, किससे पूछ के गए। ये तो एक IAS के एग्जाम की परीक्षा से भी ज्यादा मुश्किल प्रश्न किसी के सामने खड़े हो जाते हैं। तो ये एक है कि उसको तुरंत उसके लिए जवाब तैयार रखना पड़ता है। और मुझे लगता है कई बार इन प्रश्नों के कारण ही नारी कई बार झूठ बोलने पे जो छुपाती है, चोरी छुपे जो काम करना पड़ता है, वो इन प्रश्नों से बचने के लिए। यदि हम उसको ये न कहकर कि चलो ठीक है तुमने जो किया, पर ये ख्याल रखना, ये तो थोड़ा सा उसमें हम ये जागरूकता करें तो नारी शायद अपने आप को उतना हीन नहीं महसूस करे। घर पर वापस आओ तो प्रश्नों की झड़ी लगती है, कहाँ थी अब तक, देर से क्यों आई, बाहर किससे पूछ कर गई, गैर मर्द से बात क्यों करती है। और हर प्रश्न के साथ माता पिता भाई जो भी समाज में ठेकेदार है, उनकी आवाज जोर होती जाती है। पहले कहती कहाँ थी अब तक, फिर देर से क्यों आई, फिर बाहर किससे पूछ कर गई। तो देखिए उसकी आवाज में जो शक्ति वो लोग नारी के विरुद्ध में निकालते हैं। गैर मर्द से बात क्यों करती हो, आखिर ये कैसी आजादी है, क्यों बंदिशों के दायरे में हमें बांधा जाता है। कुछ सफाई में कहना चाहो तो प्रश्न ही नहीं उठता, सफाई देने के लिए तो मौका ही नहीं देते हैं। कुछ सफाई में कहना चाहो तो सुनने को मिलता है, 4 पैसे क्या कमाने लगी, पंख निकल आए हैं। ये तो आम साधारण हर घर घर की कहानी है, ये चाहे आपकी हो, मेरी हो और किसी की हो, ये हर घर में होता है। 4 पैसे क्या कमाने लगी, पंख निकल आए हैं, जवाब देने की हिम्मत आ गई, बहुत चलने लगी है जुबान, क्यों बोलने की आजादी नहीं दी जाती, क्यों बंदिशों के दायरे में हमें बांधा जाता है। तो अपर्णा जी इतनी सुंदर और इतनी सशक्त और इतनी शिष्टतापूर्ण आपने जो व्याख्या की है, उसके लिए आप बहुत बहुत बधाई की पात्र हैं। और मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं कि आगे आप ऐसे ज्वलंत उदाहरण लेके हमारे सामने आएंगी। और एक और कविता है जो पहचानो, ऐसा कुछ तो भी है, अपनी पहचान बनो। तो मुझे लगा जब द्रौपदी अपनी पहचान नहीं बन पाई, इतने वीर योद्धाओं की पत्नी होकर वो उन लोग का मुंह ताकती रही, इतने भरे समाज में महाभारत के इतने वीर धुरंधर योद्धाओं में द्रौपदी अपना पहचान नहीं बना पाई, तो हमें तो अपना आज के जीवन में, तब तो उन लोग का निकल गया, पर आज के युग में अपनी पहचान बनाना जरूरी है। तो बहुत बधाई। और आगे आने वाले लोगों के लिए ये एक प्रेरणा स्रोत रहेगी। तो मैं जरूर कहूंगी कि इस पुस्तक को पढ़िए और इसके बारे में सोचिए और अपना जो भी आप समझते हैं उसको आप अपने जीवन में, अपने आस पड़ोस में उसकी व्याख्या कीजिए। तो बहुत धन्यवाद मुझे अपर्णा जोड़ने का और इतना मौका देने का। और मुझे लगा नहीं था कि मैं इतना बोल पाऊंगी, तो शायद लेकिन इतना बढ़िया पुस्तक की समीक्षा करी है कि मेरा लिखना सार्थक हो गया। और मुझे बहुत बहुत धन्यवाद कि अपना समय निकाल कर आई और आपने ये सब पुस्तक के बारे में बोला। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आभार और आपका धन्यवाद जो मुझे स्थान दिया।
मैम इतनी अच्छी हिंदी आप बोलती हैं कि कोई कह नहीं सकता कि आप कर्नाटक को बिलोंग करती हैं। इतनी अच्छी हिंदी यहाँ उत्तर भारत के लोग भी शायद ही सही बोल बात। पाते हों, बहुत सारे लोग। और बहुत सार्थक समीक्षा आपने की और बहुत अच्छा लगा और आपने ज़रूर प्रोत्साहित किया होगा लोगों को जो भी आपको सुन रहे होंगे इस किताब को पढ़ने के लिए। और ऐसी हमारे उम्मीद तो साथ है। बहुत सारे दर्शक भी जुड़े हुए हैं, डॉक्टर पुष्पा सिंह भी जुड़ी हुई हैं। वो लिख रही हैं कि ये भी कहा जाता है कि पंख निकल आए हैं के साथ-साथ क्या बैरिस्टर हो गई हो? कि हाँ, क्योंकि बहस कर रही हो वो इतनी। तो किसी भी तरीके से इन प्रकार ऋण उसको दबाने का ही प्रबंध होता है ये कि कहीं वो सीमा के बाहर ना चली जाए और कहीं अपनी स्वतंत्रता को अपनी आज़ादी को ज़्यादा उन्मुखता से उसको एन्जॉय ना करने लग जाए, उसकी आदी ना हो जाए, उसको परतंत्र बन के ही रहना है। मेन कारण पहले बताया जाता था कि आपको दूसरे घर जाना है, वहाँ एडजस्टमेंट करनी है, तो आपकी आदत होनी चाहिए दूसरे की सुनने की और दबकर रहने की। धीरे-धीरे ये चीज़ें उसका स्वभाव बनती गई उस औरत को और उसने अपने को हीन समझना शुरू कर दिया। अब वो किसी से भी कोई गलत भी बात होती है तो उसको कहने से डरती है कि कैसे कहूँ, कैसे मुँह खोलूँ? किताब भी खामोश हो गई है, जबकि किताब इसीलिए लिखी गई थी कि वो शब्दों को मुखरता दे, कि वो हाँ, कुछ वो अपनी मुझे नहीं वही लगा पाए। कि तो किताबें बहुत बोलती हैं। अच्छा शीर्षक लिखा है ये ऑक्सीमोरोन टाइप आपका है ये इस पे साबित होता है कि कैसे आपने आवाज़ जो दबी आवाज़ थी, जो दबी कुचली औरत थी उसको पंख दिए और उसको शब्द दिए और उसको नाम दिया एक खामोश किताब। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम बुलाना चाहेंगे डॉक्टर सुनील देवधर सर जी को। आप उपस्थित होते हैं तो हमारे प्रोग्राम की गरिमा बढ़ जाती है सर और आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आप अत्यंत व्यस्त होते हैं, फिर भी आप हमारे लिए समय निकालते हैं और आते हैं हमारे प्रोग्राम में, हमारी हौसला अफ़ज़ाई करते हैं। आपके बारे में सभी लोग जानते हैं पर फिर भी चूँकि एक ये नियम है तो मैं आपका परिचय अपने दर्शकों के सामने देना चाहूँगी। डॉक्टर सुनील देवधर बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी हैं। एक ओर जहाँ कविता, गीत, लेख, समीक्षा, रूपांतर, अनुवाद आदि साहित्यिक रचनाधर्मिता से संपन्न हैं, वहीं दूसरी ओर प्रसारण के क्षेत्र में भी अपनी लेखनी, खूबसूरत आवाज़ और कल्पनाशीलता को एक साथ साधते हुए न सिर्फ नए प्रयोग किए हैं, बल्कि इन विधाओं को लिखी कागज के कोरे मुहन से महात्मा संवादों के आईने में बड़े अनमोल गीतों के बोल, वाणी संचार, रेडियो प्रसारण जैसी कुछ पुस्तकों के माध्यम से उन्हें सहेजने का भी महत्वपूर्ण कार्य किया है। रेडियो प्रसारण के क्षेत्र में एक कंप्लीट ब्रॉडकास्टर के रूप में उनकी पहचान है। माझा प्रवास, कथा, इस रोची नाटक पाहिजे जातीचे काव्य संग्रह, निद्रानाश जैसी कुछ पुस्तकों का मराठी से हिंदी में आपने अनुवाद किया है। स्कूल, कॉलेज के पाठ्यक्रम में भी कुछ रचनाएं आपकी शामिल हैं। मॉडर्न महाविद्यालय और फर्ग्यूसन महाविद्यालय स्वायत्त के हिंदी अध्ययन मंडल के आप सदस्य हैं। महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी द्वारा मराठी भाषी हिंदी लेखक पुरस्कार के अलावा 2 बार अनुवाद के लिए, 1 बार उनकी पुस्तक मोहन से महात्मा के लिए पुरस्कृत किया गया है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का सौहार्द सम्मान, हैदराबाद का आनंद ऋषि साहित्य निधि सम्मान, भारत निर्माण दिल्ली मुक्तछंद गुरुकुल प्रतिष्ठान, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति पुणे के अलावा कई संस्थाओं से आप पुरस्कृत व सम्मानित हुए हैं। बहुत-बहुत स्वागत है सर और अब हम जानना चाहेंगे इस पुस्तक के बारे में आपके विचार और कोई एक कविता। धन्यवाद रेणु जी। और सच में अभी भारवी जी को सुन रहे थे, बहुत अच्छा प्रस्तुतिकरण। नीलम जी हमारे बीच अभी नहीं है, लेकिन उनका अस्तित्व पूरी तरह से कायम है क्योंकि हम तो उन्हीं के पेज पर बात कर रहे हैं ना। बिल्कुल, तो बिल्कुल। अपर्णा जी, सबसे पहले तो आपको पुस्तक के लिए बधाई। और सभी ने धन्यवाद। लगभग शीर्षक को लेकर बात की। रेणु जी बहुत अच्छा सूत्र संचालन करती हैं, सबको समय से बांधती हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि जब सबने ही शीर्षक के बारे में बात की है तो किताब सच में जिसके पास ना अपना मुख है और ना आंख है, बावजूद वो सब कुछ कहती है, देखती है, दिखाती है और खामोशी से अपनी बात कह जाती है।
वो एक शेर है ना कि एक गहरी खामोशी में जब उतर जाता हूं मैं, रूह की आवाज सुनता हूं, सिहर जाता हूं मैं। तो खामोशी आपको आपकी रूह की आवाज सुनने की स्वतंत्रता देती है, और अगर आप खामोश होते हैं तो आप अपनी आत्मा को सुन पाते हैं। और हम आपकी किताब का आमुख देख रहे थे जिसमें आपने कहा कि कविता मानव मन की रचनात्मक अभिव्यक्ति है। तो हम इसके आगे बात ये जोड़ना चाहते हैं कि वो रचनात्मक अभिव्यक्ति तो है ही, साथ ही कविता सुकून का नहीं बल्कि बेचैनी का अक्स है। आपके मन में जितनी तड़प होगी, जितनी फड़फड़ाहट होगी, जितनी आप बेचैन होंगी, उतनी ही आप अधिक कविता के पास जाएंगी। और आपकी ये सारी कविताएं स्त्री पर केंद्रित हैं, और नारी मन के सुख दुख, आशा निराशा, भाव विचार भावना यथार्थ, सब कुछ आपने एक एक पंक्ति में व्यक्त किया है, एक एक कविता में व्यक्त किया है, और सारी की सारी बातें खामोशी के साथ में आपने प्रस्तुत की हैं। और जहां तक ये बात है कि आपने कहा कि वो अच्छी किताबों का जिक्र आया कि स्त्री को पढ़ना पड़ता है, गुलजार कहते हैं इस बारे में कि अच्छी किताबें और अच्छे लोग आसानी से समझ में नहीं आते, उन्हें पढ़ना पड़ता है। तो आपकी इस किताब को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपकी किताब केवल शब्द नहीं है, बल्कि आपकी किताब स्त्री मन को खोलकर हम सबके सामने रखती है एक एक कविता के माध्यम से। इसलिए जब इस किताब को पढ़ा जाएगा तब आपको स्त्री मन को समझने में बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। आपने कहा है ना कि स्त्रियां अक्सर भूल जाती हैं श्रृंगार करना, लेकिन नहीं भूलती बिखरे संबंधों को सहेजना या सहेज के संवारना। तो वही बात है कि वो अपने पर केंद्रित नहीं होती हैं बल्कि परिवार पर, उनके केंद्र में परिवार होता है। और इसीलिए आपने ये पंक्ति लिखी है। आपने खुद शायद जो बात कही, तो तुलसी ये कहते हैं कि पुत्री पवित्र किए कुल दो। पुत्री जो है वो दोनों कुलों को सजाती है, संवारती है, दोनों कुलों को ऊंचा करती है। पुत्री पवित्र किए कुल दो, सुजस धवल जग सब कहे सबको। तो धवल और सुजस जग स्त्री के यानी कि पुत्री के होने से होता है, क्योंकि वो दोनों पक्षों में, दोनों घरों में एक रोशनी, एक उजाला करती है। और जब हम आपकी किताब के टाइटल देख रहे थे तो हमने आपकी किताब की समीक्षा आपके शीर्षकों को ही बुनकर कर दी है। अच्छा। जिनके पास भी किताब है वो केवल अनुक्रमणिका निकालें और अच्छा। किताब की समीक्षा सुने। सारे अरे के सारे शीर्षक इसमें जो है वो जो महत्वपूर्ण है वो आ जाएंगे और पूरी किताब बोलने लगेगी। अरे स्त्री वाह। एक खामोश किताब, जी, स्त्री एक खामोश किताब का परिचय हम उसमें समाई कविताओं के शीर्षक के ताने बाने से बुनी समीक्षा से देना चाहेंगे। अब शुरू होते हैं आपके शीर्षक। स्त्री कहती है, मैं खुलकर जीना चाहती हूं, स्वाभिमान और बुलंद हौसले के साथ। नारी नदिया समान है जो कहती है, मुझे जवाब चाहिए। बंदिशों के दायरे आखिर क्यों? नारी रिश्तों की सरगम है ना, फिर औरत एक चीज आखिर क्यों? विधवा खंडित कलश आखिर क्यों? नारी की प्रकृति कुछ ऐसी है कि वो भावुक मन लिए प्रेम में सराबोर होकर जुड़ाव के साथ पूछती है, न जाने कैसे हो तुम? बाबा मुझ पर विश्वास करो, इंसाफ का एक वादा करो, यही इच्छा है मेरी। नारी सुगंधित अगरबत्ती की तरह है जो कहती है, जीवन का आनंद लो, मैं तुम्हें नए स्वरूप में मिलूंगी। विडंबना यह है कि उसके साथ छलावा आखिर क्यों? एकांत के पल स्त्रियां कभी नहीं भूलती, तब स्त्री सिर्फ एक देह आखिर क्यों? प्रेम में डूबी स्त्री त्याग के साथ खामोशी से प्रेम की पुकार लगाती है। वो धरती की इज्जत पर, वो घर की इज्जत पर खरोच तक नहीं आने देती। उसे मालूम है जीने का जायका, वो संभालती है घर की चाबियां। वक्त का पहिया चलता रहता है, उसके साथ पता तलाशती औरत पहला कदम रखती है। कहती है,
तोड़ दिए तटबंध। शतरंज खेलना मैंने सीख लिया है, अपने आप को आजाद कर दिया। मेरे अंबर की वादियां मेरे साथ हैं, सोचती हूं सुख की उड़ान के साथ सफर जारी रखो। क्या बात है। इसमें सारे सर आपके आपने महत्वपूर्ण इतनी अच्छी समीक्षा करी, हम तो ऐसा सोच भी नहीं सकते थे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत इसमें धन्यवाद। लगभग आपके सभी शीर्षक हाँ, कविताओं के बिल्कुल आ गए हैं बिल्कुल, और उसके साथ में एक कहानी बुन गई है। तो बहुत अच्छे इन से जुड़ा। शीर्षकों के साथ नारी मन क्या चाहता है और नारी मन की अवस्था क्या है, दोनों ही बातें बिल्कुल खुलकर सामने आती हैं और किताब खामोश नहीं रह जाती। वो अपनी खामोशी में एक गूंज पैदा करती है और इस गूंज में जो अनुगूंज है वो हमारे मन में होने लगती है। और इसलिए इस किताब की एक एक पंक्ति जिसके सहारे से स्त्री अपनी स्थिति को भी समझ सकती है और वो जीवन के संकेत भी पा सकती है। आप में आक्रोश भी है, भावना भी है, दुख भी है और उससे जूझने की ताकत भी। ये इस कविता संग्रह की एक खास बात जो मुझे इन शीर्षकों के माध्यम से लगी। तो इसके बाद एक जैसा कि आपका संकेत है कि एक कविता पढ़नी है, तो बताइए। हमने दो किताब में दो कविताएं चुनी थी, एक तो है स्त्रियां नहीं भूलती और वो है कि स्त्री एक देह आखिर क्यों। आप की ओर से जैसा संकेत होगा वो कविता पढ़ देंगे। सर दोनों पढ़ दीजिए। समय है उतना? जी जी बिल्कुल, आप आए हैं इतनी मुश्किल से तो मिले हैं। आपके लिए समय ही समय। चलिए कोई बात नहीं, हम पहले यही पढ़ते हैं, स्त्री सिर्फ एक देह आखिर क्यों। जी। पिता के लिए सीने पर रखा सामाजिक बोझ का पत्थर, जिसे जल्दी से जल्दी उतार कर गंगा नहाना चाहता है। मां के लिए बेटी की देह एक चिंता, एक भय। भाई के लिए घर की लाज, परिवार का मान सम्मान। मर्दों के लिए इशारे पर नाचने वाली कठपुतली, भोग विलास का सामान, वंश आगे बढ़ाने की मशीन। घर के बाहर अवांछित नजरों से बलात्कार होती सिर्फ एक देह। बाजार में बिकती है देह, लगती है बोली। स्याह अंधेरी रात में मखमली देह पर फिसलती है अजनबी उंगलियां। जिस्म के भूखे भेड़ियों की भेंट चढ़ती है, भोग्या बनकर रह जाती है नारी की अस्मिता। आखिर क्यों होता है नारी के साथ खिलवाड़? आंखें गिरवी रखकर देखते हो सिर्फ स्त्री की देह। आखिर क्यों नहीं देख पाते स्त्री को देह के परे? स्त्री देह का मन भी होता है, कभी देखा है तुमने स्त्री मन? कभी स्त्री के देह के परे स्त्री मन की 12 कड़ी को गौर से समझा होता, पढ़ा होता, जैसे सीखी जाती है नई भाषा। यानी स्त्री को पढ़ने के लिए आपको एक नई भाषा भी सीखनी चाहिए, तब आप जाकर कहीं स्त्री को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। क्योंकि सिर्फ एक रटी रटाई भाषा में स्त्री को नहीं पढ़ा जा सकता, जिस तरह का संकेत आपने किया है। यानी परंपरा से चले आ रहे जो प्रतिबंध हैं या परंपरा से चले आ रहे जो विचार हैं, उनके साथ आप स्त्री को उस ढंग से नहीं समझ सकते। और यही बात है। और वो तो कहा गया है ना, संस्कृत का एक श्लोक है, स्त्री चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम देवो न जानामि कुतो मनुष्य। तो यहाँ संकेत उसके उस सारे चरित्र का है कि किस तरह से अपने दुख को भी वो व्यक्त होने से बचा लेती है। और वो कुशलता केवल उसमें है, वो कुशलता किसी दूसरे में नहीं है। क्षण क्षण उसके अंदर जो भाव बदल जाता है वो के स्वभाव का प्रकृतिदत्त गुण है, जो आसानी से किसी दूसरे में नहीं होता। स्त्रियां नहीं भूलती, वो है दूसरी कविता। और ये तो बहुत ही खूबसूरत कविता है। और सच में आपने जो लाइन लिखी कि स्त्रियां अक्सर भूल जाती हैं श्रृंगार करना, लेकिन नहीं भूलती बिखरे संबंधों को सहेज के संवारना। सही बात है। ये कविता है, स्त्रियां अक्सर भूल जाती हैं श्रृंगार करना, लेकिन नहीं भूलती बिखरे संबंधों को सहेज कर संवारना। वे उलझे बालों को काढ़ना भूल जाती हैं, लेकिन नहीं भूलती उलझे रिश्तों को सुलझाना।
वे भूल जाती हैं व्यस्त होने पर भोजन करना, लेकिन नहीं भूलती घर वालों को स्वादिष्ट खाना खिलाना। वे भूल जाती हैं ठिठुरते जाड़े में स्वेटर पहनना, लेकिन नहीं भूलती रात को उठकर बच्चों को कंबल से ढकना। वे अक्सर भूल जाती हैं भीगे मन को रिझाना, लेकिन नहीं भूलती बारिश में भीगे बच्चे के तन को सुखाना। स्त्रियों की जो गतिविधियां हैं, जो घर के लिए उनके काम हैं, वो एक पंक्ति में इस तरह से आपने समेटे हैं। निस्संदेह नारी मन को खोलती, क्योंकि कई बार हिंदी फिल्में तो ऐसी आ रही हैं कि एक सवाल उठ जाता है कि ये नारी मन से खेलती हैं या नारी मन को खोलती हैं, क्योंकि फिल्मों में जिस तरह से कई चीजें व्यक्त हो रही हैं, तो ये संदेह हो जाता है कि इनका पर्पस क्या है। तो ये किताब, और जो बात शब्द कह देते हैं, वो कई बार ये कहा जाता है उल्टा कि चित्र जो है वो ज्यादा बोल पड़ता है, लेकिन शब्द जो बोलता है वहां आपको बोलने की स्वतंत्रता देता है। आप सोचते हो शब्द को लेकर और अपने हिसाब से उसके अर्थ भी निकालते हो। चित्र जब आपके सामने आता है तो चित्र बहुत कुछ बोल रहा होता है, आप उसमें से बहुत सा कुछ अपने आप समझ जाते हो, अपने आप अपने ढंग से उसको देखने लगते हो, जिस तरह का पत्र है। लेकिन शब्द में वो पूरी गुंजाइश है कि आप कविता की एक एक पंक्ति के अपने अर्थ भी निकालें। इसलिए वो कहते हैं ना कि कविता कविता का होना है, वो कविता के अर्थ से परे भी है, जो आपके लिए छोड़ देता है अर्थ अपना कि आप क्या अर्थ लगाते हैं। तो बहुत अच्छी आपकी ये किताब, और लगातार आपका सृजन चल रहा है, बहुत अच्छी बात है। और भी लिखिए और हमें बुलाते रहिए, तो इस तरह से आपका धन्यवाद, सृजन भी होता रहेगा और हम भी शामिल होते रहेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद। और अब मैं अपनी प्यारी सी होस्ट का परिचय जल्दी से कराती हूँ। डॉक्टर रेणु मिश्रा सभी लोग जानते हैं, साहित्य और सामाजिक संस्कृति गतिविधियों से में सक्रिय हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, कवित्री हैं, बहुत बढ़िया लिखती हैं, अब कहानीकार भी हैं। मेरे साथ तो और अनूप जलान जी के साथ इन्होंने कहानी की किताब भी लिखी है, और ये लखनऊ में अब रहती हैं। आप लिटरेरी जी, वॉरियर ग्रुप की को-फाउंडर हैं और ब्रह्मांड द्विभाषीय ई-मैगज़ीन की एडिटर भी हैं। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ साइंस एंड बायोटेक्नोलॉजी के एडिटोरियल बोर्ड पर हैं। इनकी 7 एकल काव्य संग्रह प्रकाशित हैं। और नीलम के साथ में भी इनकी एक किताब है, पैमाना-ए ज़िंदगी प्रकाशित है, और एक हम लोगों के साथ में। और डॉक्टर रेणु मिश्रा को भी साहित्य में योगदान देने के लिए बहुत सारे पुरस्कार मिले हैं, जिनमें से काव्य गरिमा पुरस्कार, वर्ड्समिथ एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्राइड ऑफ इंडिया 2019, प्राइड ऑफ विमेन अवार्ड पुरस्कार मिला है, तथा साकार नेशनल अवार्ड समिति जयपुर ने आपको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर विमेन नेशनल अवार्ड 2020 में सम्मानित किया था। इनको पेंटिंग बनाने का शौक है, बागबानी करने का शौक है, और अब मैं रेणु से रिक्वेस्ट करूंगी कि अपनी पसंद की कोई कविता पढ़ के सुनाए। बहुत-बहुत धन्यवाद अपर्णा दी, इतना विस्तृत परिचय देने के लिए, जिसकी आज बिल्कुल कतई ज़रूरत नहीं थी। ये आज आपका दिन है और हम आपके बारे में ही जानना और सुनना चाहते हैं। सबसे पहले तो सुनील सर, मैं आपसे कुछ कहना चाहूँगी। अभी जी, आपने जो कहा कि स्त्री मन को समझना कितना मुश्किल है और कहाँ-कहाँ, कैसा-कैसा लिखा है कि बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है और एक नई भाषा, ऐसा कुछ नहीं है सर। स्त्री मन को समझना इसलिए मुश्किल है क्योंकि स्त्री बहुत सरल है और लोग सरल नहीं हो पाते। सरल जी, होना सबसे मुश्किल है। आप सरल होना सरल, सबसे कठिन है। तो आप ही ने क्योंकि अपना जवाब दे दिया कि स्त्री बहुत सरल है और सरल होना सबसे कठिन है। तो इसलिए लोग नहीं समझ पाते। सरल हो जाएँ और किसी भी तरीके का जो चश्मा लगाया हुआ है, जिस तरीके से वो देखते हैं, वो चश्मा हटा दें। उसको वैसा ही देखें जैसी वो है। हाँ, तो सही है। सबसे आसान होगा उसको समझना, कुछ नहीं करना उसको समझने में। तो मैं इस सब को छोड़ के अब मैं किताब पर आती हूँ, क्योंकि हमारा समय अब बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। अपर्णा दी ने सबसे पहले तो अपर्णा दी बहुत बधाई, आपने बहुत अच्छी किताब लिखी है और इसमें जैसे ये लिखा है खामोश किताब, एक चीज़ मुझे सब में कॉमन लगी कि सारी कविताओं में उन्होंने स्त्री मन की दुविधा लिखी है
उसके जीवन के जो संघर्ष हैं उसके बारे में हर उम्र की महिलाओं का इसमें इन्होंने वर्णन किया है। बच्चे से लेकर एक वृद्ध औरत के बारे में, और उस हर उम्र पे उसको क्या कठिनाइयाँ होती हैं सबके बारे में इन्होंने बताया है। लेकिन अंत में उसका उन्होंने सॉल्यूशन भी दिया है, और पॉजिटिव नोट पर हर कविता खत्म हुई है। सबको इन्होंने पंख दिया है, मुक्त किया है, और उसको सफलता की उड़ान भरने के लिए प्रेरित किया है। तो सबसे पहले तो बहुत बधाई अपर्णा दी, जो सबको आप इतना प्रोत्साहित करती हैं, और ये आपकी किताब हो सकती है और आप ऐसा लिख सकती हैं, क्योंकि आपसे बात करना भी ऐसा ही प्रोत्साहित करता है किसी को भी। मेरा अपना तो रहता ही है, मैं कभी भी कुछ होता है तो मैं अपर्णा दी को डायरेक्ट फ़ोन करती हूँ और इनसे बात करती हूँ, और ये गारंटी रहती है कि अपर्णा दी से बात करने के बाद मन बदल जाता है, और जो भी किसी भी वो हो तो मन खुश हो जाता है और थोड़ा-सा मन में ऊर्जा आ जाती है। तो अपर्णा दी, दीदी होने के लिए भी आपका धन्यवाद। इस किताब के लिए तो है ही। ये तुम सबका बहुत-बहुत प्यार है, जो तुम लोग इतना मान-सम्मान देते हो। नहीं जी, सबको नहीं देते, आप हैं इस लायक इसलिए देते हैं। हम इतने हम स्त्री मन को हम एक-दूसरे को समझते हैं। तो और अब मैं पढ़ना चाहती हूँ इस किताब की इस पुस्तक की कविता इच्छा है मेरी। सभी कविताएँ बहुत अच्छी हैं, एक अपने में संपूर्ण है और एक से बढ़कर एक है। फिर भी ये चुना है मैंने आज आप सबके समक्ष प्रस्तुत करने के लिए। इच्छा है मेरी। कविताओं के तन पर छाए प्रेम के बादल बरसा दो नारी के मन पर, जो सूख गई है बंजर धरासी विरह वेदना में जकड़कर। इच्छा है मेरी कविताओं में लिखे कोमल एहसासों का लेप बनाकर लगा दूं, हथेलियां जो खुरदुरी हो गई हैं कुएं से पानी खींचकर। इच्छा है मेरी कविताओं के शब्दों का आंचल बुनकर उड़ा दूं उस नग्न लावारिस बच्ची को, लड़के की चाह में जो छोड़ दी गई कूड़े के ढेर पर। इच्छा है मेरी कविताओं के बाचे स्वतंत्र शब्द समेट कर न्यौछावर कर दूं उस बेबस स्त्री पर, जो कैद है सदियों से लक्ष्मण रेखा के भीतर। इच्छा है मेरी। बहुत अच्छा लिखा अपर्णा दी, और बहुत बधाई एक बार फिर से। और अब हम समापन की ओर बढ़ गए हैं, और अंत में एक बार और अपर्णा दी को मैं मंच सौंपती हूँ, उसके बाद हम आप सबसे विदा लेंगे। और इसके पहले हमारे साथ जो सब दर्शक जुड़े हुए हैं उन सबका बहुत धन्यवाद। सुरेखा जी हमारे साथ जुड़े, गायत्री जोशी जी हैं, वहीदा अभी जुड़ गई हैं, धन्यवाद वहीदा जी जुड़ने के लिए। और बहुत देर से रूपा जी जुड़ी हुई थी, उन्होंने बहुत अच्छे शब्द कहे, बहुत प्रोत्साहित किया, और बहुत आपको उन्होंने बधाई दी है किताब के लिए। जी अपर्णा दी। अब मैं सबसे पहले तो जो हमारे माननीय अतिथि हैं सुनील देवधर जी, भार्गवी, नीलम और हमारी प्यारी सी होस्ट रेनू, सबका धन्यवाद करना चाहूंगी। और जो हमारे साथ श्रोतागण जुड़े हैं और उन्होंने प्यारे-प्यारे कमेंट्स दिए, उनका भी तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी। और साथ ही साथ सुदर्शन केसरी जी का, जिन्होंने ऑथर प्रेस के जो पब्लिशिंग हाउस है उनका, उन्होंने ये इस किताब को पब्लिश किया है, और बहुत ही जल्दी हमारे एक लिटरेरी फेस्ट की वजह से उन्होंने जल्दी से इसको पब्लिश किया। उनका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। और जिसने भी मुझे प्रेरित किया है इस कविताओं की किताब को लिखने के लिए, अक्सर आस-पास में कुछ औरतें भी होती हैं जिनको देखकर मन में आता है कि हाँ, लिख दो ये। तो वो भी, उनका भी मैं आभार प्रकट करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे प्रेरित किया ये लिखने के लिए। इसी के साथ मैं ईश्वर का और अपने माता-पिता का भी धन्यवाद करना चाहूँगी, और सभी लोगों को बहुत-बहुत धन्यवाद इतनी अच्छी समीक्षा करने के लिए। मेरा लिखना एकदम सार्थक हो गया, मुझे ऐसा लगने लगा। सर बहुत-बहुत धन्यवाद, भार्गवी जी बहुत-बहुत धन्यवाद, और नीलम का भी तबीयत खराब होने पर भी उनका यहाँ पे आना और मेरी पुस्तक के बारे में कुछ उन्होंने प्यारे-प्यारे शब्द बोले। सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि। धन्यवाद अपर्णा जी, आपका भी मुझे इस लायक समझने के लिए कि मैं आपकी किताब का होस्ट कर पाऊँ। बहुत आभार।
था। और बाकी जी का धन्यवाद, सुनील जी का धन्यवाद, सभी श्रोताओं का धन्यवाद जो आज हमारे साथ जुड़े और अपना समय दिया। इसी के साथ विदा, शुभ रात्रि, शुभ खैर, गुड नमस्कार, नाइट। धन्यवाद, शुभ रात्रि।